गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर आ गया आपके लिए अगला लेसन क्लास 10th का लेके। मेरा नाम आप जानते हैं, रमेश शर्मा। रेस्पिरेशन हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा था। न्यूट्रिशन में हमारा लास्ट टॉपिक था डाइजेशन। अब डाइजेशन प्रोसेस में हमने देखा था कि जहाँ पे फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्मॉलर वंस पार्टिकल्स में टूट कर जाते कहाँ हैं, कैसे टूटते हैं। तो हमने देखा था कि सेल के अंदर हम देखते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है किसकी वजह से होता है, हमने पढ़ा था ऑक्सीजन की वजह से होता है। और एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी रिलीज होने के बाद में वेरियस पार्ट्स के द्वारा यूज की जाती है। तो उसी को डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है। पहले तो हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ते हैं यहाँ पर कि रेस्पिरेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हमने पढ़ा था। अब रेस्पिरेशन तीन तरह का यहां पर हम देख रहे हैं। वैसे बेसिकली दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस, इफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर एक फ्लो चार्ट दे रखा है, एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है ये। तो यहां पर देखिए कि जो फूड सोर्स है कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज सबसे पहले जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है। एक तीन कार्बन वाले एक कंपाउंड में ये टूट रहा है, उसको बोलते हैं पाइरुवेट। ये प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म में। अब इसके बाद में अगर पहली कंडीशन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जैसे ये होता है ईस्ट में, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पाइरुवेट आगे जाके टूटेगा एक दो कार्बन वाले कंपाउंड में जिसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल अल्कोहल भी बोलते हैं जिसे। इथेनॉल में साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, ओनली 2 ATP एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, उसके बराबर एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो इस प्रोसेस को एक नाम भी दिया गया है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ये एक प्रोसेस है जिससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कई बार आप देखते हैं कि आप तैरते हैं या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा कि क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स के अंदर। उसका क्या रीजन है? क्या होता है कि हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो मस्कुलर सेल्स होती है उन मस्कुलर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वहां पर पाइरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है और इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से ही हमारी जो मसल्स है वो स्ट्रिप हो जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ये कंडीशंस होती है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो नॉर्मल सेल्स की हम बात कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके लिए तीसरी स्थिति पे चर्चा करेंगे हम। ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटा हुआ 3 कार्बन वाला यौगिक है। अब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। कहां होता है? द पावर हाउस ऑफ द सेल। 9th क्लास में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ये। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। इसमें वाटर रिलीज होता है, साथ में ही इन सब की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा यहां निकलती है। 686 किलो कैलोरी कह दो या 38 ATP कह दो, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा यहां पे प्रोड्यूस होती है। तो यहां पे एक फ्लो चार्ट है कि रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फर्स्ट दो ये जो चीजें हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, दीज आर कंसिडर्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन और लोअर वन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे एग्जांपल है एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे चल रहा है और कौन कौन सी प्रोसेसेस इनमें हेल्प कर रही है। हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड बाय सिंगल सेल। तो यहां पे सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए।
व्हाट अबाउट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए क्या होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस नॉट सफिशिएंट, दे हैव वेरी स्पेसिफिक नेटवर्क एंड हेल्प विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑक्सीजन है उनके सारे शरीर में सभी अंगों तक, सभी सेल्स तक पहुंचाई जाती है। इसकी चर्चा करेंगे हम बाद में। डिफ्यूजन क्या होता है ये तो आप जानते होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ जो उसकी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, सिंपल प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसके पश्चात हम बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए, बट व्हाट अबाउट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स। हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं ह्यूमन का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो यहाँ जो अगर देखते हैं हम तो सबसे पहले यहाँ पे नेजल चैम्बर होते हैं जो नेजल ओपनिंग के द्वारा बाहर खुलते हैं, ये नेजल चैम्बर है। नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, नाक के जो छेद होते हैं, तो नॉस्ट्रिल्स ओपन होता है नेजल चैम्बर में। अब उसके बाद में ये जो कॉमन रीजन होता है जो हमने पढ़ा था कल भी, फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लेरिंग्स। ये आगे जो आपके थ्रोट के आगे की तरफ आया हुआ है लेरिंग्स। लेरिंग्स आगे ये जाके लेरिंग्स जो होता है एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, इनका बताएंगे क्यों होती है ये। और ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है, इस लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट को हम बोलते हैं ट्रेकिया। अब ये लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट जो ट्रेकिया होता है आगे ब्रांच्ड होता है, फिर उसकी सब ब्रांच्ड होती है। तो अब ये जो ब्रांचिंग, फर्स्ट ब्रांचिंग जहां से शुरू होती है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई फिर डिवाइड होती है आगे, और बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में ये डिवाइड होती है, ब्रोंकियोल्स। और टर्मिनल पार्ट ऑफ दीज ब्रोंकियोल्स हैव अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर। अगर बहुत सारे होंगे तो इसी के लिए हम टर्म यूज करेंगे एल्वियोली। सिंगुलर है एल्वियोलर, बहुत सारे हैं तो एल्वियोली। तो ये दोनों लंग्स हो गए। लंग्स के अंदर इस तरह से नेटवर्क होता है, ट्यूबुल्स का नेटवर्क होता है, उनका जो एंडिंग पार्ट जो होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एल्वियोलाई कहते हैं, और लोअर पार्ट जो होता है ये डायफ्राम होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेस्पिरेशन में। तो ये ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हमने जनरली यहां पे पढ़े। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। मैकेनिज्म्स के लिए देखते हैं कि वही सेम है यहां पर कि हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैसियस एक्सचेंज होता है। वो कैसे होता है? अब इनहेल्ड करो एयर, क्या होगा, क्या मूवमेंट आप देख रहे हो? सपोज टू बी आई एम इनहेल्ड, द रिब्स मूवमेंट इज अपर साइड, मेरी रिब्स जो है वो ऊपर की ओर उठेंगी, और मेरा जो ये नीचे वाला जो लोअर डायफ्राम है ये फ्लैटेंड हो जाएगा। ये फ्लैटेंड यानी लोअर नीचे की तरफ चला जाएगा, डायफ्राम नीचे जाएगा, रिब्स अपर जाएगी, तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ माय लंग्स इज इंक्रीजेस। अब अंदर का जो यहां पर हम देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा? लो हो जाएगा। एनवायरमेंटल एयर जो है उसका प्रेशर कंपेयर टू द इनर ज्यादा है, तो यहां से हवा हमारे नॉस्ट्रिल के द्वारा अंदर की ओर खींची जाएगी और एयर अंदर चली जाएगी। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने की कैसे होगा पढ़ेंगे अभी। उसके बाद में अब उल्टा, डायफ्राम वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा, रिब्स नीचे की ओर जाएगी,
जिससे हमारा इंटरनल वॉल्यूम कम हो जाएगा। इंटरनल वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो अंदर की हवा बाहर की ओर छोड़ दी जाएगी। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है रिब्स का, डायफ्राम का, हमारे रेस्पिरेशन के अंदर की इनहेल्ड ऑफ एयर कैसे होती है एंड एक्सहेल्ड कैसे होती है। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है, तो मैं बता दूं आपको कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बहुत ही थिन सरफेस चाहिए होती है, और जिसका एरिया है वो बड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही डेलिकेट और थिन लेयर के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो हम इस एक एल्वियोली को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद देखते हैं कि किस तरह की ये दिखाई देती है। मैंने एक एल्वियोली का बड़ा स्ट्रक्चर यहां पे आपको समझा रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये एल्वियोली इज हाईली सराउंडेड हाईली ब्रांच नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। चारों तरफ से एक ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से ये आपस में घिरी होती है। मैंने यहां दो कलर यूज किए हैं आपको दिखाने के लिए। अब सेलुलर लेवल पे क्या होगा, ये सेलुलर लेवल है कोई, यहां पे प्रोडक्शन ऑफ CO2 हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि जो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। अब ये CO2 यहां पर डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि CO2 के अंदर वाटर के अंदर घुलने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, तो वो डिजोल्व होती है। तो CO2 ब्लड के अंदर जो भी वाटर है वहां डिजोल्व होके ये सीधे हमारे एल्वियोलर सैक के पास आएगी, और यहां पर क्योंकि इसके अंदर प्रेशर कम है, यहां ज्यादा है, तो ये रिलीज हो जाएगी CO2 एल्वियोली में। अब यहां की जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो यहां पर है वो यहां पे प्रेशर कम है, यहां ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन का जो डिजोल्विंग नेचर इन वाटर वो कम है। तो इसको ले जाने के लिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की आवश्यकता होती है, और उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को आप जानते होंगे, हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो आपकी रेड ब्लड कार्पस्कल्स के अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ में ये आपकी जो ऑक्सीजन है वो बाइंड होगी, इसके अंदर हाईली एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की, और ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी और ये आपके सेल्स के अंदर चली जाएगी। अब वहां पर सेल्स के अंदर इस ऑक्सीजन का वहां पे यूज होगा, और यूज होने के बाद में वापस वही प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, CO2 प्रोड्यूस होगी, और ये CO2 प्रोड्यूस वापस कहां आ जाएगी, एल्वियोली में आ जाएगी। तो इस तरह से CO2 बार बार एल्वियोलीज में आएगी, और ऑक्सीजन यहां से हीमोग्लोबिन के साथ हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती रहेगी। तो इस तरह की मैकेनिज्म होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, उनके अंदर ह्यूमंस के जैसा ही मैकेनिज्म होता है। अब यहां पे बात कर रहे हैं हम, सर्कुलेशन हो गया, ये हो गया कि अलग अलग जगह रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है, और उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्या विविधताएं पाई जाती है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के साथ में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक एनिमल्स टू गेनिंग देयर ऑक्सीजन, या उनकी जो रेस्पिरेटरी रेट में कोई फर्क होता है। तो आपके एक एग्जांपल दिया गया है कि आप फिश एक्वेरियम को ऑब्जर्व करिएगा। कभी आप देखेंगे फिश एक्वेरियम को जब ऑब्जर्व करेंगे तो जो फिश होती है उसके यहां पे इस जगह पे इस तरह से लॉन्ग 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 स्ट्रक्चर्स बनी होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स होती है इनको बोलते हैं हम गिल्स, और ये गिल स्लिट्स कहलाती है। तो आपने देखा होगा एक फिश एक्वेरियम के अंदर कि एक मछली बार बार अपना मुंह खोलती है, पानी को अंदर लेती है, और फिर आप एक बार और ऑब्जर्व करिएगा, गिल्स को भी ऑब्जर्व करिएगा
कि इन दोनों के मूवमेंट में कुछ सिमिलरिटी है क्या। तो इसमें क्या होता है, पहली बात कि जो वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन का ये यूज करते हैं, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। अच्छा बताइए कि टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स है लाइक दैट वी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हमारे लिए ज्यादा होगी या फिर एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, बताइए। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हमारे लिए ज्यादा है, पढ़ा है ना 21% हमारे टोटल जो एयर है उसका रेशियो है। वैसे ही यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होती है वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन इन कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल। तो इस वजह से इनको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, तो इसकी रेस्पिरेशन रेट जो होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल से ज्यादा होती है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जाती है गिल्स में। गिल्स में आगे का सिस्टम होता है कि इसके साथ हाईली नेटवर्क होता है, डिफाइंड नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। यहां से ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है, ब्लड के अंदर जुड़ जाती है, ब्लड के अंदर चली जाती है, और वाटर कम्स आउट थ्रू द गिल्स इन वाटर। मतलब जो भी वाटर रिसोर्स है वहां पे वो पानी बाहर निकल जाता है, मुंह से पानी जाता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी बाहर आ जाता है। एंड दिस प्रोसेस गोइंग ऑन इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये क्वेश्चन भी है आपके कि व्हाट इज द डिफरेंस इन रेस्पिरेटरी रेट एंड व्हाई। तो व्हाई का आंसर तो हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और इसकी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।